वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 40 करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश की वर्कशीट है और क्लास 9th की और 6 अक्टूबर 2020 की। आज की जो वर्कशीट है उसमें रेन ऑन द रूफ हम पोएम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा ताकि जो एमसीक्यू की जो क्वेश्चन है आप उन्हें ईजिली खुद ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू भी सेम तो आने वाले नहीं है, इसलिए कुछ भी आ सकता है, तो आप इसे डीपली समझना ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली जो स्टेंजा है, व्हेन द ह्यूमिड शैडो हॉवर। देखो व्हेन तो सबको पता है जब, ह्यूमिड मतलब होता है आर्द्र, जिसके अंदर वह बादल जिनमें पानी मौजूद होता है, मतलब गीले होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो पोइट ने जो है वो शैडो यूज़ किया है, क्लाउड यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो काले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय जब ये पोइट बता रहा है उस समय अंधेरा है। ठीक है, और बादल जो वो काले भी हैं उनमें पानी भी भरा हुआ है। ठीक है, हॉवर का मतलब होता है मंडराना, जैसे कोई इधर मंडरा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो ऐसे ही बादल जो है वो हॉवर है। ओवरऑल मतलब पूरी तरह से। द स्टेरी स्पेयर, देखो स्टेरी का मतलब होता है जो तारे हैं ना उसको स्टार कहा जाता है, तो उससे स्टेरी बना है। ठीक है, स्पेयर मतलब है पूरा का पूरा क्षेत्र। ठीक है, आपने जो स्पेस पढ़ा ना गोला मैथ के अंदर, वो नहीं, यहाँ पे लिटरेरी मीनिंग लेना है हमने। स्पेयर्स मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र। तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र जो तारों से भरा हुआ होता है उसको किसने घेर रखा है? उन काले बादलों ने घेर रखा है जो आर्द्र है, मतलब पूरी तरह भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। फिर आगे क्या है? एंड द मेलनकोली डार्कनेस, मतलब देखो मेलनकोली मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? एक तरह से दुखपन, उदासी सी। ठीक है, डार्कनेस मतलब क्या है? अंधेरा जो है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या है? एक तरह से उदासीन सा मौसम दिखाई दे रहा है, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जेंटली वीज इन अ रेनी टीयर, देखो यहाँ रेनी टीयर्स यूज़ किया गया, मेटाफर यूज़ किया गया। कौन सा अलंकार है, कौन सी बॉडी डिवाइस है? मेटाफर, जो मैंने भी पहले वीडियो बनाई थी ना अपनी बॉडी डिवाइस पे ही बनाई थी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जेंटली वीव इन रेनी टीयर, मतलब धीरे धीरे जो है ना वो रो रहे हैं। मतलब कौन? बादल, मतलब बारिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो लिखने का तरीका देखो पोइट का, समझ में आ गया। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। वैन द ह्यूमन शेडोज ओवर ओवर ऑल द स्टेरिश पेयर, मतलब जितने भी जो तारा रूपी जो भी क्षेत्र है उसमें जो काले जो बादल होते हैं वो जब घेर लेते हैं, तो उदासीन सा जो भरा जो उस समय मौसम सा है उसमें जो है वो बारिश जो है ना वो एक तरह से रो रही है, वो भी धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आ गई। वॉट ऑफ ब्लिस, वो पोइट को ब्लिस मतलब एक तरह से खुशी, एक तरह का आशीर्वाद जो होता है वहाँ यूज़ किया जाता है। मतलब पोइट को वो जरा खुशी हो रही है। किस बात से खुशी हो रही है? टू प्रेस द पिलो, प्रेस मतलब तो दबाना, पिलो मतलब तो तकिया, ऑफ द कोटेज चैम्बर, कोटेज मतलब होता है जैसे कोई झोपड़ी है ना, तो उसको कोटेज चैम्बर मतलब उसका कमरा कहा गया है। और कौन सा कमरा है? बेड का, जहाँ पे मतलब शयन कक्ष जहाँ पे सोते हैं। मतलब अब छोटे से कमरे में तो एक ही कमरा है, तो उसमें एक ही बेड होगा, तो उसी बेड पर पोइट लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, तो उसमें ना क्या कर रहा है? अपने आप को जो है अपने सिर को किससे दबा रहा है? पिलो से दबा रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है? एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो उसके सिर पर, मतलब सिर पर कहाँ? जो छत है, ठीक है, उस छत पे जो बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं उस पर वो क्या कर रहा है? उस आवाज़ को सुन रहा है। ठीक है, और तकिए से दबा के सुन रहा है, और उसे बहुत आनंद आ रहा है। कैसा आ रहा है? वाटर ब्लेस, कितना आनंददायक है। समझ में आ गई यहाँ तक? और कहाँ पर बारिश हो रही है? ओवरहेड लिखा है। ओवर मतलब होता है उसके ऊपर से निकलना, मतलब उस पर टच नहीं हो रही, यानी कि छत है उस पर बारिश हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक? अब सेकंड स्टेंजर समझते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, देखो टिंकल का मतलब होता है मधुर आवाज़, बहुत अच्छी आवाज़। और सिंगल किसे कहते हैं? जैसे ये झोपड़ी है तो इसके ऊपर की जो छत है ना, इसको कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो छत है वो लकड़ी से बनी हुई है, तो शिंगल यूज़ किया है। शिंगल जो लकड़ी की जो आयताकार शेप होती है उसको कहा जाता है। तो हम समझ गए कि इसका जो घर है वो ऊपर लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, और उसके दिल में ना एक गूंज उठने लगती है। इको मतलब होता है गूंज, उसको मतलब दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, किस बात से खुश हो गया? उसको बहुत आनंद आ रहा है, बारिश की जो बूंदें गिर रही है। तो क्या हो रहा है फिर उसके बाद? एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, थाउजेंड मतलब हजारों, ड्रीमी मतलब जो सपने, फैंसी मतलब कल्पनाएं,
मतलब उसके मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं जो उजागर होने लगती है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और उसका जो पूरा का पूरा जो मन है ना, अब वो बिजी होने लग गया है, शुरुआत हो चुकी है, मतलब पूरा का पूरा मन उसको भरने लग गया है। अब किससे भरने लग गया? एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन, और कई प्रकार की जो है रिकलेक्शन होने लगी, यादें होने लगी है। देखो फैंसिस जो है कल्पनाएं, रिकलेक्शन मतलब होता है जो है यादें, तो उसको बहुत सारी हजारों जो है वो क्या आ रही हैं, उसको मेमोरीज भी याद हो रही है बहुत सारी, और उसके मन में इमेजिनेशन भी बहुत सारी उसके मन में हजारों आ रही है। ठीक है, दोनों के लिए थाउजेंड यूज़ किया गया है। वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूव, और इस तरीके से वूव मतलब होता है एक तरह से ताना बाना बुनना, और वीव मतलब भी बुनना। तो ये कह रहे हैं कि पूरा ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा ताना बाना बुनना है, जैसे एक पूरी कहानी बनने लगी, एक बात बनने लग गई है। ठीक है, छोटी छोटी बातें, जैसे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है ना, पूरा ताना बाना बुनती है तो पूरा घोंसला तैयार हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही उसके मन में एक नई प्रकार की भावना पैदा होती चली जा रही है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब वो पटपट की आवाज़ छत पर सुनता है, आ रही है, तो उसका पूरा का पूरा मन जो है अनेक प्रकार की चीज़ों से भरने लग जाता है। अब अनेक प्रकार की जब चीज़ों से भर रहा है, तो अब क्या हो रहा है, और किन से भर रहा है? कल्पनाओं से भर रहा है, यादों से भर रहा है। अब जब भर गया तो क्या हुआ, देखो थर्ड स्टेंजा में देखिए क्या हो रहा है। नाउ इन मेमोरी कम माई मदर, अब उसको किसकी याद आ रही है? अपनी माता की याद आ रही है। एज शी यूज इन ईयर्स एगो, उन सब चीज़ों की याद आ रही है जो उसकी माता पहले किया करती थी कई सालों पहले, मतलब अब उसकी माता ऐसा नहीं करती है। ठीक है, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ठीक है, मतलब किसके लिए? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, मतलब सुबह होने से पहले वो चली जाती है। ठीक है, कहने का मतलब डार्लिंग ड्रीमर किन्हें कहा गया है? देखो जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों को, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार से अपने सपने में बच्चा खो जाता है, नई प्रकार की बातें उसे बताते, तो उसको उसी के लिए कहा गया। तो ये जो डार्लिंग ड्रीमर्स है ना, और ये जो दैम यूज़ किया गया है, ये पोएट और उसके सिबलिंग, जो उसके सिबलिंग मतलब होता है रियल ब्रदर सिस्टर जो हो सकते हैं, तो उनके लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आगे बताता हूँ मैं आपको, एक बार दोबारा बताता हूँ। डार्लिंग मतलब होता है बहुत प्यारा, ड्रीमर मतलब सपने देखने वाले, जो जो सुंदर सपने देखने वाले हैं, और वो कौन है? पोएट है और उसके सिबलिंग है। ठीक है, यहाँ पर इस पोएम में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके मतलब आगे देख लेते हैं। आगे ये बोला कि ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है, उसको महसूस हो रहा है कि उसकी माता उसको देख रही है। ठीक है, एज अ लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, देखो जो शिंगल आ गया ना, फिर दोबारा से शिंगल का यूज़ हो गया, मतलब जो लकड़ी के ऊपर जो पटपट की आवाज़ आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है उसकी माँ जो सब देख रही है, उससे मतलब बारिश की जो बूंदें उसके ऊपर गिर रही है ना, तो उससे उसकी सारी की सारी जो है यादें उसको आने लग जाती है। और रिफ्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्षा के बाद बारिश की आवाज़ को कहा जाता है रिफ्रेन। ठीक है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, और किससे उसका मन जो है पूरा अनेक प्रकार से भर जाता है। ठीक है, जो बारिश है उसकी जो पटपट की आवाज़ आ रही है। आप फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिन बच्चों ने अच्छे से स्टेंजा को समझा है वो एक एक आंसर अच्छे से दे देंगे। ठीक है, तो पोइट का नाम मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में पोइट का नाम भी लिखा है, कोर्ट्स किन ने लिखा है। तो पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया कि पोइट का नेम बताइए, तो आपको पता लग ही गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। अब मैं आपको राइमिंग स्कीम पहले एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा, फिर आप अपने स्टेंजा में बता देंगे। ठीक है, मैं अब आपके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए ये लिखा है मैंने कैट, ठीक है, ये मैंने लिखा है बुक, ये मैंने लिखा है बैट, ये मैंने लिखा है कुक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो जो पहले वाला उसको हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरा वाला जब नया आ जाएगा, जब राइमिंग स्कीम मतलब पता है ना बच्चों क्या होता है, जैसे कैट मैट रैट बैट ऐसे, बुक लुक टुक है ना ऐसे, बाइक काइट लाइक माइक ऐसे, है ना। तो अब इसने बोला है राइमिंग स्कीम बतानी है। अब मुझे बताओ इसमें राइमिंग स्कीम कैसे होगी। देखो ये कैट एक जैसा साउंड है, बुक अलग है, तो जब नया कोई वर्ड आएगा तो उसको हम बी कह देंगे। अब बैट और कैट की साउंड एक जैसी है तो इसको हम वापस ए कह देंगे। अब बुक और कुक की साउंड एक जैसी, इसको हम बी कह देंगे। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? ए बी ए बी। समझ में आ गई। एक एग्जांपल और देख लो, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन ये समझ में आएगी ना, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कैट, यहाँ लिखा मैंने बैट, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा बुक, यहाँ मैंने लिखा काइट, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया रैट। ठीक है, अब आप अगर वीडियो को रोक के खुद बताना चाहें तो राइमिंग में बता सकते हैं, फिर मैच कर लेना। बाकी बच्चे समझ लें, वो भी समझे जिनको आता है, वो भी देखने में क्या जाता है।
ठीक है। देखो कैट है, इसकी जैसे साउंड देखो, कैट और बैट और ये रैट, इनकी साउंड सेम है। तो जो भी पहले वर्ड आएगा उसको हम ए नाम देंगे। ये भी ए है, इसकी भी साउंड एक है, तो इसको भी ए ही नाम देंगे और इसको भी हम ए कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब बुक जो है ना, अब देखो बुक की साउंड और काइट की साउंड, बैट और कैट की साउंड जो है अलग अलग है ना। तो बुक एक नया, तो पहले ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ठीक है, अब यहाँ मत कहना सर यहाँ पे आपने दो बार ए लिख दिया, अरे वो इसलिए लिखा क्योंकि साउंड सेम थी। ठीक है, अब बुक की साउंड अलग है तो बी आ गया, काइट की साउंड बिल्कुल अलग है तो सी आ गया। उसके बाद रैट की साउंड वैसे ही पहले वाले और दूसरे वाले की तरह थी, इसलिए ए आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, ए बी सी ए। समझ में आ गई। अगर अभी भी नहीं आई तो अब आपको जरूर आ जाएगी, क्योंकि मैं अब इसलिए पहले मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि अगर क्वेश्चन करा लेता पहले तो आपको फिर आती ही नहीं। जिन बच्चों को आ गई एक्सीलेंट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। अब इसने बोला है कि इनमें से ना कौन सी जो है राइमिंग स्कीम होगी। ठीक है, बहुत से बच्चे कहेंगे क्या लिख दिया ABCD। ठीक है, अब पहले ही कह रहे होंगे, अब तो उन्हें क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट देखिए, देखो ध्यान से, हॉवर लिखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मंडराने को बोलते हैं। अभी हम वर्ड मीनिंग, चलो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, अब नहीं करूँगा, सीधा आपको राइमिंग बताता हूँ। तो ये ए हो गया, है ना। अब ये स्पेयर्स है, देखो हावर और स्पेयर की कोई मैचिंग हो रही है, हावर स्पेयर्स नहीं बन रहा, तो ये स्पेयर जो है इसको हमने नया नाम दे देंगे। जब कोई अगर नई साउंड आती है तो हम उसको नया दे देते हैं। फिर डार्कनेस, देखो हावर स्पेयर्स डार्कनेस, कोई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सी आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो स्पेयर्स टीयर्स, एक जैसी साउंड बन रही है। तो ये जो दूसरे नंबर पे था ना, ये जो स्पेयर था दूसरे नंबर पे था ना, और ये जो टीयर्स है ये चौथे नंबर पे, लेकिन साउंड तो इसकी जैसे सेम है, तो इसको भी हम वापस क्या बोलेंगे, बी ही बोलेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे था। अब आ जाओ पिलो। अब पिलो की साउंड किससे मिलती है, पिलो की साउंड किससे नहीं मिलती, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, डी रख देंगे। क्या रख देंगे, डी। फिर बेड पे आ जाओ, अब बेड फिर एक नई साउंड आ गई, तो इसका नाम ई आ जाएगा। फिर उसके बाद पैटर, तो पैटर यहाँ पे है ही नहीं कोई, तो एफ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। उसके बाद देखो ओवरहेड, अब देखो बेड और ओवरहेड दोनों सेम साउंड आ गई, तो बेड वाले की ई थी तो इसकी भी ई आ गई। तो ABCBDEFE बन गया। ठीक है, अब आंसर देखो फटाफट, तो आप देख सकते हैं ये वाला आंसर है ABCB, ठीक है, DEFE। समझ में आ गई। ठीक है, अगर नहीं आए तो एक बार दोबारा वीडियो सुन लेना। ठीक है, पीछे थोड़ा सा करना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, द पोइट इज डैश द पैटर ऑफ द रेन। ठीक है, देखो पोइट जो है वो जो पैटर है ना, उसको जो पटपट की जो आवाज़ आ रही है उसको क्या कर रहा है, नहा रहा है, रो रहा है, सो रहा है। आपको सर आपने पहला वाला को नहीं बोला, क्योंकि पहला वाला आंसर है लिसनिंग। ठीक है, जिन बच्चों को पता था, जिन्होंने अपने आप को सोचा, वेरी गुड, और मेरी तरफ से सुपर एक्सलेंट। नेक्स्ट है, द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड ऑफ। देखो जो साउंड है ना रेन की, वो हजारों क्या थी, मैंने आपको अच्छे से पोएम में बताया था, मेमोरीज भी और इमेजिनेशन भी थी, वहाँ सिमिलर वर्ड भी लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, आपने देखे भी होंगे। ठीक है, रिकलेक्शन था, ठीक है, थाउजेंड था और फैंसिस था, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ की गई है। ठीक है, ये रहा रिकलेक्शन, ये रहा फैंसिस, है ना। सेम मीनिंग लिखे हुए सिमिलर, क्योंकि एग्जाम में कुछ नहीं भी पूछ सकता था, इसलिए मैंने थोड़ी नॉलेज अच्छे दे दी। तो इसका आंसर 3 होगा, कहीं इस पर मत कर देना, इसका आंसर ही होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं बता दूं, क्योंकि बच्चे काट काट के भी देख रहे होंगे। ठीक है, कोट की हो गया इसका। ठीक है, इसका ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो इसका लिसनिंग हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे कर लेते हैं, मिटाना तो मुझे पड़ेगा ही, तभी आगे बढ़ पाऊंगा। पांचवा है, द साउंड ऑफ द रेन आल्सो रिमाइंड द पोएट ऑफ हिज। बताओ जो साउंड है ना रेन की, वो उसको किसकी याद दिलाती है, उसकी माता की याद दिलाती है। किसकी याद दिलाती है, माता की याद दिलाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, उसको उसकी मम्मी की याद आती है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट है, हिज मदर लुक्स एट हिम। देखो उसकी माता उसको कैसे देखती है, एडवर्ब यूज़ करनी है। तो आप सीधे स्टेंजर में चले जाओ ना, स्टेंजर में देखो उसकी माता उसको कैसे देख रही है। ये देखो, आप ध्यान से देखो, आपको मिल जाएगा। ये देखिए फॉन्ट लिखा है ना, तो अगर मैं किसी की एडवर्ब बनानी होती है तो सिंपल उसके पीछे एलवाई लगा दो। ज़्यादातर सब में एलवाई लगाने से बन जाती है। आपको सर इसमें केयरफुली भी है बच्चों, पर आंसर तो ये नहीं है ना, उसमें फॉन्ट लिखा था, अभी मैंने आपको दिखा भी दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आ गया। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, बाय द डार्लिंग ड्रीमर द पोएट रेफरिंग टू द स्लीपिंग। बताओ जो डार्लिंग ड्रीमर है वो जो प्यारे प्यारे बच्चे में कौन है, पोएट और उसके सिबलिंग है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, क्लियर हो गया सबको, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन। ये कह रहा है आप कैसा फील करते हो बच्चों, ये आपके लिए बताना है, ये पोर्ट का नहीं पूछ रहा, आपका पूछ रहा है। भाई मुझे तो भाई अच्छा लगता है, क्लियर, मैं तो हैप्पी पे टिक करूँगा। अगर आपको दुखी लगता है या आप चिंतित हो जाते हो या कोई और कारण है तो वो लिख सकते हो। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को, ठीक है, मैं इसका आंसर एक बार अलग से कर देता हूँ कि बच्चे काट करके देखते हैं ना, इसलिए उनके लिए, ठीक है। ये मेरे हिसाब से लिखा है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा और काफ़ी वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी जो बच्चे पूरी देख रहे हैं। आज के लिए इतना बहुत है और इस तरह से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आप लाइक करते रहना, मुझे मोटिफिकेशन मिलेगा। देखो इतना हो गया ना, मोटिवेशन मिलेगा मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।